जैसा कि आप लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर आप तमाम शुभेच्छुओं का, आप तमाम साथियों का, आप तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पर जो है सो मैथ से लेकर के सामान्य ज्ञान एवं अन्य जो फास्ट ट्रैक बैचेज हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। इसी कड़ी में जैसा कि आपको पता होगा कि अभी बिहार एसएससी जो सीजीएल प्रीलिम्स टेस्ट है वो आपके 23 और 24 दिसंबर को परीक्षा का जो शेड्यूल है वो चालू हो चुका है। और आपको पता होगा, इस पर कई मैंने बतलाए हैं, वीडियो भी बनाया था कि इसमें जो है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1 से 50 जो होगा वो प्रश्न होगा बिल्कुल पूर्ण रूप से जीके से संबंधित, फिर 51 से लेकर के 100 के बीच होगा साइंस और मैथ रहेंगे, साइंस और मैथ्स रहेगा, और फिर आपको 101 से 150 तक मेंटल एप्टीट्यूड रहेगा। तो ये आप बिल्कुल जानते हैं। इसी आधार पर जो है आज मैं आपके बीच प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, ताकि आपको ये पता चल सके कि एग्ज़ाम का स्तर कैसा होने वाला है और किस तरीक़ा के प्रश्न आपके बीच रखे जाएंगे, किस प्रकार से आप उसका जवाब देंगे। और इसके बीच जो है यह जो आज का ये क्लास है आपके लिए मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इसलिए एकदम शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें और लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें, ताकि आपके एक कमेंट, आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बहुत आगे बढ़े। चलिए आते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। और जो पहला प्रश्न है, आइए पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है वारदोली सत्याग्रह। वारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किसने किया? वारदोली सत्याग्रह, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ए नंबर ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर ऑप्शन है विनोबा भावे, विनोबा भावे, सी नंबर ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और डी नंबर ऑप्शन है जमनालाल बजाज। देखिए आराम से, इसको बहुत ध्यान से देखने की चीज है। वारदोली सत्याग्रह, तो आपको पता होगा कि वारदोली सत्याग्रह हुआ कब। तो आप ये जान लीजिए कि वारदोली सत्याग्रह जो हुआ 1928 ईस्वी में हुआ। बोलिए वारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 ईस्वी में हुआ। और इसका जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में ये जो वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और ये गुजरात के किसानों द्वारा, गुजरात के जो किसान थे वो सरकार के बढ़ाए हुए टैक्स के विरोध में यह आंदोलन हुआ। तो आप यहाँ वहाँ की जो महिलाएं थी, वारदोली की महिलाएं थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो सरदार को की जो उपाधि दी गई वो याद रखिएगा कि गुजरात की महिलाओं ने
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ये 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और ये किसान जो है उस टैक्स के विरोध में जब आंदोलन करना चाह रहे थे और जब वल्लभ भाई पटेल ने उसका नेतृत्व किया तो अंग्रेजों को झुकना पड़ा और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और जो भू राजस्व कर की वृद्धि थी उसको वापस लेना पड़ा। यानी भू राजस्व कर में वृद्धि इसको वापस लेना पड़ा। तो बिल्कुल एकदम पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए आपको पता है ये राजेंद्र प्रसाद ये बिहार के थे, प्रथम राष्ट्रपति भी बने और ये बारदोली सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था, लेकिन सत्याग्रही थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो सत्याग्रही थे, लेकिन बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई थी। जैसा कि आपको पता होगा विनोबा भावे भी सत्याग्रही थे और ये भूदान आंदोलन से जुड़े रहे। जमनालाल बजाज जो थे, गांधी जी के 5वें पुत्र को जमनालाल बजाज जो थे वो गांधी के 5वें पुत्र थे। तो आप सब समझ गए होंगे बारदोली सत्याग्रह में जो ये ऑप्शन चारों था, चारों के बारे में जानने की जरूरत है। और बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 ईस्वी में। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ सरदार की उपाधि इनको मिली थी और ये गुजरात की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री, ठीक है, स्थापित हुआ या पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? अधिनियम पारित हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन मैं दे रहा हूं, लॉर्ड कर्जन। बी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। सी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। डी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पहला फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ, पहले ये जानने की जरूरत है। तो आप सब कोई जानते हो पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है 1881 में आया। कोई दिक्कत? किस वायसराय के शासनकाल में? तो ये पहला फैक्ट्री अधिनियम आया कब? 1881 ईस्वी में आया था। और आप ये भी जान लीजिए कि उस समय जो था 1881 ईस्वी में इसीलिए आया कि जब फैक्ट्री खोलने की बात हुई तो बहुत ही अल्पायु वर्ग के लोग भी इसको श्रमिक के रूप में रख दिया गया। तो इस अल्पायु वर्ग के श्रमिक के संरक्षण, उसके स्वास्थ्य, उसके सुरक्षा हेतु एक अधिनियम लाया गया जो कहलाया फैक्ट्री अधिनियम। कोई दिक्कत नहीं। यानी 1881 ईस्वी में अल्पायु या अवयस्क कह सकते हैं, अवयस्क इस टाइप के जो लोग थे उसको फैक्ट्री में नहीं रखनी थी। उनके स्वास्थ्य की बात, उनके संरक्षण हेतु ये एक अधिनियम आया 1881 ईस्वी में। अब 1881 ईस्वी की जब बात करूं तो उस समय लॉर्ड रिपन, ये याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन जो थे वही क्या थे? वायसराय थे। तो इस तरीका से आप याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में अल्पायु अवयस्क श्रमिकों के स्वास्थ्य, उसके संरक्षण, उसके सुरक्षा हेतु एक अधिनियम लाया गया जो कहलाया पहला फैक्ट्री अधिनियम। अब देखो लॉर्ड कर्जन
सब कोई जानते हैं कि यह 1899 से 1905, यानी लॉर्ड कर्जन जो थे 1899 से 1905 में थे। अब आप बतलाइए ये 1881 में आया तो ये तो कतई नहीं हो सकता। ये बंग भंग पूछेगा आंदोलन, ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था बंग भंग आंदोलन। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन। तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अब देखो जैसे लॉर्ड लिटन है, लिटन जो है आपको याद होगा कि इस समय जो था अकाल आयोग आया था। लॉर्ड लिटन के समय में अकाल आयोग था, और अकाल आयोग जो था वो किसकी अध्यक्षता में आया था? तो रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाल आयोग जो था, अकाल आयोग जो है, अकाल आयोग समझिए, अकाल आयोग जो था वो रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग आया। और यहां ध्यान देने की बात है कि लॉर्ड लिटन जो थे वो कब आया? 1876 ईस्वी से, याद रखिएगा 1876 ईस्वी से 80 ईस्वी तक। लॉर्ड लिटन 1876 से 80, और ये तो आया 81 में। तो लॉर्ड लिटन उसके पहले, यानी लॉर्ड लिटन के जस्ट बाद लॉर्ड रिपन आया था, और ये 81 में रहा। और ये जो है लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा लॉर्ड रिपन जो था वो इसी में आया था, लॉर्ड रिपन 1881। और ये तो मैंने बतलाया कि लॉर्ड कैनिंग, जिस समय भारत की स्वतंत्रता, पहली स्वतंत्रता जो सैनिक विद्रोह हुआ था, और सैनिक विद्रोह में आपको पता होगा 1856, उस समय इसी के शासनकाल में हुआ था 1856 से 62। तो इस तरीका से टोटल आप समझ गए होंगे कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। तो याद रखना है 1881 ईस्वी में। पहला फैक्ट्री अधिनियम है क्या? तो मैंने बतलाया कि अल्पायु अल्पवयस्क श्रमिकों के संरक्षण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर यह किया गया फैक्ट्री अधिनियम था। लॉर्ड कर्जन के बारे में मैंने बतलाया, ये इसके शासनकाल में जो था बंग भंग हुआ था, और 1876 से 80 जो था ये 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड लिटन जो थे 1876 से 80, यानी लॉर्ड रिपन के जस्ट पहले। लॉर्ड कैनिंग याद होगा 1856 से 1862 ईस्वी में, और यह सैनिक विद्रोह इनके शासनकाल में पहला बार हुआ था। लॉर्ड लिटन में एक और क्वेश्चन लिटन में पूछता है कि सिविल सेवा की जो आयु थी 21 वर्ष से 19 वर्ष घटा करके की गई, यही लॉर्ड लिटन ही था। यानी सिविल की जो परीक्षा थी, सिविल सर्विसेज की परीक्षा में जो उम्र था 21 से घटा करके 19 किया गया, यही लॉर्ड लिटन के समय में। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि बतलाइए कि किसके शासनकाल में सिविल परीक्षा की जो उम्र थी वो 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दी गई। तो आप समझिएगा लॉर्ड लिटन। चलिए अगला क्वेश्चन ले। अगला क्वेश्चन है ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, कहता वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह आप सब जानते हैं, वाइकोम सत्याग्रह के बारे में केरल में हुआ था। चलिए पहले वो ऑप्शन ले लेता हूं। ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है कर्नाटक, और डी ऑप्शन है आंध्रा। मैंने पहले ही बता दिया था कि देखिए वाइकोम सत्याग्रह
क्या था? सबसे पहले तो क्या था इस वाइकोम सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। ये 1924-25 में चलाया हुआ था। 1924-25 में वाइकोम सत्याग्रह चला था और इसमें जो था अस्पृश्य था। हिंदुओं को, जो शूद्र हिंदू थे, शूद्र, इसको जो था मंदिर में प्रवेश वर्जित था। मंदिर में प्रवेश वर्जित था, याद रखिएगा। अस्पृश्यता था। इसी के विरोध में वो जितने भी शूद्र थे, कहलाने के लिए वो हिंदू था, लेकिन उसको मंदिर में प्रवेश वर्जित था। और ये जो था अस्पृश्यता के खिलाफ केरल के त्रावणकोर में ये सत्याग्रह हुआ। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी के अहिंसक तरीके से गांधी जी ने एक लकीर खींची, एक नजीर पेश किया था अहिंसक आंदोलन। तो उसी के तर्ज पर केरल के लोगों ने त्रावणकोर में ये शूद्र को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन 1924-25 में किया था। तो वाइकोम सत्याग्रह कब हुआ? 1924-25 में हुआ। कहाँ हुआ? केरल में हुआ। क्यों हुआ? अस्पृश्यता के विरोध में हुआ और इसमें शूद्र को मंदिर में प्रवेश वर्जित था। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ आते हैं। अब देखिए, सार्वजनिक सड़क पर शूद्र नहीं चल सकते थे। अब बताइए, सार्वजनिक सड़कों पर शूद्र नहीं चल सकते थे। तो ये जितनी भी बुराइयां थी हिंदू धर्म में, वो शूद्र के प्रति ही ऐसा सब हो रहा था। इसीलिए ये आंदोलन हुआ, वाइकोम सत्याग्रह हुआ और उन्होंने इसे अस्पृश्यता को दूर करने के लिए यह आंदोलन किया। अब जैसे कि इसी से कुछ आता है, जैसे कि मान लीजिए प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में किसका विद्रोह हुआ था? ये कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे पॉलीगरों का जो विद्रोह है, पॉलीगर का विद्रोह मैं लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए केरल तो हो ही गया, केरल में आप समझ गए। भाई तमिलनाडु में क्या हुआ था, कौन सा विद्रोह था? तो याद रखिएगा, पॉलीगरों का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। पॉलीगरों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। बहुत बढ़िया, ये सब है, आप पढ़े होंगे। जैसे तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश में आंदोलन हुआ था। रंपा विद्रोह, बहुत बढ़िया, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह भी कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था। पॉलीगर का विद्रोह तमिलनाडु हुआ था। और आप लोगों को पावना विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, पावना विद्रोह ये बंगाल में हुआ था। तो ये सब कुछ याद रखिए, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पैदा होते हैं। और आप तमाम जितने भी हमारे बच्चे हैं और जो इस क्लास को ले रहे हैं, वो अभ्यास करिए। 3 क्वेश्चन भले में बतलाया, लेकिन 3 क्वेश्चन के सहारे मैंने करीब 25 क्वेश्चन बतला दिया है। आप बिल्कुल इसको पढ़ते रहिए, इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। आइए, चौथा क्वेश्चन ले रहा हूं। कह रहा है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? देखिए, अब 1855 में संथाल, ये अब बिहार से संबंधित है और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? अंग्रेज कमांडर को हराया। ऑप्शन ले रहा हूं। ऑप्शन आइए, कैप्टन नेक फेविले, कैप्टन नेक फेविले। बी ऑप्शन है
लेफ्टिनेंट बास्टिन। सी ऑप्शन है मेजर बरो, मेजर बरो, और डी ऑप्शन है कर्नल व्हाइट। अब सबसे पहले जानने की जरूरत है कि संथाल जो 1855 में भाग लिया, उस समय संथाल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपको पता होगा संथाल का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये सारे लोग संथाल के नेतृत्व कर रहे थे। सिद्धू कान्हू बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धू कान्हू तीर कमान लेकर के गाछ पर चढ़ जाते थे, तार के पेड़ पर चढ़ जाते थे, अंग्रेज आता था उसे तीर चला देते थे। यही सिद्धू और कान्हू। तो ये सिद्धू और कान्हू जो थे, इन्होंने नेतृत्व किया था 1855 में संथाल लोगों का। और क्यों हुआ? तो चूंकि अब वो जंगल की सफाई करना चाह रहे थे, तो जंगल भाई आदिवासी रहता कहाँ, वो तो जंगल में रहते। तो उसको लगा कि ये जो अंग्रेज है वो हम लोग को क्या करना चाह रहा है, हटाना चाह रहा है। तो इसको लेकर के उन्होंने विद्रोह किया, सिद्धू और कान्हू। और इसने क्या किया कि भागलपुर, याद रखिएगा कहां हुआ, तो भागलपुर का एक गांव है, मैं उस भागलपुर कहां हुआ, भागलपुर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भागलपुर, भोगनाडीह गांव का नाम है। क्या नाम है? भोगनाडीह। भोगनाडीह भागलपुर का एक गांव है, उसी में संथालों ने जो है सो ये युद्ध किया। और उस समय अंग्रेज कमांडर जो थे मेजर बरो थे। कौन थे? मेजर बरो। यानी 1855 में। और जब अंग्रेज कमांडर मेजर बरो था, आपको मैं बता दूं कि मेजर बरो इस संथाल के मेजर बरो के नेतृत्व में संथाल के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया अंग्रेज सेना ने। लेकिन बुरी तरह इसको हार के भागना पड़ा, क्योंकि सिद्धू और कान्हू तो तार के पेड़ पर चढ़ के लड़ाई करते थे, और ये तो समझ नहीं पाया कि कहां से होगा। तो इस तरीका से आप जानिए, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बरो को हराया था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बंबई में AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, की स्थापना कब हुई? अब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सबको जानता है 1920 में हुआ था। पहले ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन ए में 1920, बी ऑप्शन है 1925, सी ऑप्शन है 1929, डी ऑप्शन है 1935। अब ये देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं, इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर अंग्रेजों द्वारा किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज साम्राज्य के कील साबित होगी। इसी लाला लाजपत राय ने कहा था, और लाठी लगने से इनकी मृत्यु हुई। यही थे 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो इसका क्या होगा आंसर? 1920 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अगला मैं ले रहा हूं। अब आपको छठा में है सुमेलित करना है। छठा प्रश्न में सुमेलित करना है, ध्यान देंगे। जैसे एक बगल आंदोलन दे दिया या सत्याग्रह, और दूसरे तरफ दिया हुआ है संबंधित व्यक्ति।
देखिए अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने देखा वो लगभग भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको निकालना है। ये एसएससी, ये जो बिहार एसएससी सीजीएल, वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जरूर पढ़ लीजिए। और इससे ढेर सारे सवाल आते हैं, करीब 10 सवाल इससे संबंधित रहेंगे, इसीलिए ज़्यादा पढ़िए नहीं, एकदम याद रख लिए भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसको पढ़ लीजिए। आइए यहाँ क्या कर रहा है ऑप्शन 1 नंबर में है चंपारण सत्याग्रह, और इधर है महात्मा गांधी। दो नंबर में है अहमदाबाद मिल श्रमिक, मिल श्रमिक। और ऑप्शन है ये इधर है मोरारजी देसाई। तीसरा में है खेरा। देखिए अब 7वां प्रश्न यह है कि कलिंग युद्ध की विजय, यहां देखिए कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो देखिए अशोक अपने 13वें शिलालेख में यह कहता है कि वह जब राजा बना तो ठीक 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग को जीता था। यानी 269 ईस्वी पूर्व में जो है वो कलिंग युद्ध का विजय हुआ था। तो शिलालेख 13वें शिलालेख में कहा गया था, और क्या कहा था कि मैं अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध को जीता था। और आपको पता होगा जो उस समय कलिंग था वह मौर्य प्रशासन के इसके पहले नहीं था, और अशोक जो है इसी कलिंग युद्ध को जीता था। और आपको पता होगा इसी में जो पद्मावत थी, रानी पद्मा, जो दुर्ग जो है वो बंद रखती है, और अशोक महिलाओं पर शस्त्र नहीं उठाना चाहता है। और इसमें जो है रक्तपात इतनी ज़्यादा हुई थी कि अशोक जो है वो अपने आप को बौद्ध धर्म के हवाले कर दिया और वह बौद्ध धर्मी बन गया। संघ में विश्वास करने लगा, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये जो था इसी युद्ध के बाद अशोक जो है वो अपनाता है। तो शिलालेख 13 में इसकी चर्चा की गई है। देखिए शिलालेख 1 में क्या चर्चा है, तो उसमें जो था जितना भी सामाजिक उत्सव था और उस उत्सव पर पशु बलि दी जाती थी। शिलालेख 1 में पशु बलि का निषेध है, याद रखिएगा, पशु बलि का निषेध, ठीक है। दूसरा जो था शिलालेख 2 में जो है, तो ये 2 भी था कि जितना भी पशु और मानव के चिकित्सा के, पशु ऑब्लिक मानव का चिकित्सा कराया जाए, इसके लिए तरह तरह के उन्होंने शिलालेख पर अपनाए कि कैसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये शिलालेख 2 में है। तो शिलालेख 1 समझ गए होंगे, पशु बलि की चर्चा है, सामाजिक पशु बलि निषेध की चर्चा है, सामाजिक उत्सव के निषेध की चर्चा है। शिलालेख 2 जो था वह पशु या मानव के चिकित्सा कैसे वह रोग मुक्त रहेगा इसकी चर्चा है। और शिलालेख 12 जो है धर्म सहिष्णुता से संबंधित है। धर्म सहिष्णुता क्या था कि सभी धर्मों का समान आदर करना होगा, ये 12 में था। सभी धर्मों का समान आदर, सभी धर्मों का समान आदर, ये जो था शिलालेख 12 में है, ये याद रखिएगा। और स्त्री महापात्र की नियुक्ति भी शिलालेख 12 से किया गया था। स्त्री महापात्रों की नियुक्ति
बहुत ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बराबर आते हैं कि नियुक्ति। तो ये आप समझ गए होंगे। शिलालेख 1 जो था पशु बलि निषेध, शिलालेख 2 पशु मानव का चिकित्सा संबंधी, शिलालेख 12 सभी धर्मों का समान यानी धर्म सहिष्णु या स्त्री महापात्रों की नियुक्ति, शिलालेख 13 जो था कलिंग युद्ध के विजय से संबंधित था, जिसमें उसने कहा कि हम अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद जो है वो कलिंग युद्ध को जीता था। चलिए आते हैं, अगला क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा, अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में। देखिए कौटिल्य कौन था, कौटिल्य का बचपन का नाम क्या था, सबको जानते होंगे। कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त था। और ये जो था तक्षशिला के आचार्य थे। क्या थे? तक्षशिला के आचार्य। और इन्होंने, आपको पता होगा, इसी कौटिल्य ने धनानंद को जो है सो उसके राज दरबार में पुरोहित थे, और उन्होंने कहा था कि जब तक मैं नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपने शिखा को नहीं बांधूंगा। यही कौटिल्य थे कहने वाले। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को लाया। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य जब ये प्रतिज्ञा लिया और जब वह जा रहा था तो रास्ते में चंद्रगुप्त जो था वो राज किलक खेल खेल रहा था, और राज किलक खेल में इतना वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था कि कौटिल्य उसको लेकर के तक्षशिला लेके चला जाता है। 7-8 वर्ष में शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या में निपुण कर देता है, और उसके बाद वह उसकी सहायता से नंदवंश का समूल नाश कर देता है। तो यही कौटिल्य जो था, जिसका नाम विष्णुगुप्त रहा, और इसने जो था सो अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र, और ये अर्थशास्त्र जो था उस समय का प्राचीनतम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र पर लिखी हुई किताब है। राजनीति शास्त्र पर प्राचीनतम जो है वो अर्थशास्त्र है, और इसके द्वारा मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश में तो उन्होंने क्या किया था कि इसको अधिकरण में बांटा, प्रकरण में बांटा। तो याद रखिएगा, अधिकरण जो था 15 अधिकरण थे और 180 प्रकरण थे। 15 अधिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अधिकरण थे इसमें अर्थशास्त्र में, और 180 प्रकरण थे। अब देखिए, अधिकरण का मतलब चैप्टर कह सकते हैं। 15 वो चैप्टर था, 180 टॉपिक था। क्लियर? तो 15 चैप्टर, 180 टॉपिक। टॉपिक प्रकरण हो गया, अधिकरण चैप्टर हो गया। तो 15 चैप्टर था। तो इसलिए अब आप कह सकते हैं मानव मौर्य इतिहास का जो है सर्वाधिक वर्णन यहीं प्राप्त हो रहा है। और उसने इसी में, याद रखिएगा, छठे अधिकरण, ये अधिकरण जो था, छठे अधिकरण काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सप्तांग की रचना की गई थी। सप्तांग यानी 7 अंग की रचना की गई थी। सप्तांग की रचना की गई थी। तो क्या क्या आप सप्तांग थे? तो याद रखिएगा, स्वामी पहला नंबर में रखिए, स्वामी दूसरा नंबर में रखिए अमात्य। ठीक है, स्वामी हो गए, अमात्य हो गए, राष्ट्र हो गए, दुर्ग हो गए, राष्ट्र दुर्ग। ठीक है, बल, कोष और मित्र। काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। सप्तांग छठे अधिकरण में है। तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित? 15। कितने प्रकरण? 180। छठा अधिकरण में क्या है? सप्तांग की रचना। सप्तांग में कौन कौन था? स्वामी, आमित्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष और मित्र। चलिए आते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर? विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। कृष्णदेव राय,
हरिहर बुक्का, बालाजी विश्वनाथ, राजा चोल का। अब याद रखिए विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है, संगम के 5 बेटे थे, संगम के 5 बेटे थे, जिसमें 2 बेटा जो था, इसको मैं मिटा देता हूं। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का, याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का जो था 1336 ईस्वी में, याद रखना है। हरिहर और बुक्का ने, हरिहर व बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसीलिए विजयनगर साम्राज्य जो है वो हरिहर और बुक्का का अपने उद्भव के लिए आभारी है। और इसकी स्थापना 1336 में हुई थी। और ये संगम के 5 पुत्र में से 2 पुत्र थे। और ये इसमें जो था, इसका महान सेनानायक याद होगा, कृष्णदेव राय। तेनालीरामन की कहानी जानते होंगे, वो कृष्णदेव राय में ही वो था और महान प्रशासक था। और इन्होंने एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध ग्रंथ थी कृष्णदेव राय की, उसका नाम था आमुक्तमाल्यद। आमुक्तमाल्यद, आमुक्तमाल्यद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आमुक्तमाल्यद ये कृष्णदेव राय के द्वारा रचित रचना है, धर्म ग्रंथ है, जो कि आप समझ सकते हैं प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो अपने राजनीतिक विचार और प्रशासक के लिए माने जाते हैं। तो 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आपको पता होगा बालाजी विश्वनाथ के बारे में मैं बता दूं, ये 1713 से 1720 ईस्वी में ये जो थे बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण था और इसको पेशवा बनाया गया था 1713 ईस्वी में। और ये पेशवा बनाने वाला साहू जी था। कौन था? साहू जी। तो साहू जी ने इस ब्राह्मण को बालाजी पेशवा विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। तो ये याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे 1713 में, इसको साहू जी ने बनाया था। और राजा प्रथम चोल जो था 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी में ये इन्होंने राज किया था। और चोल इतिहास का कहिए कि स्वर्णिम युग जो था उसी के समय में था, राजा चोल। तो इस तरीका से विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर और बुक्का का भारी था। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? अब देखिए ये याद रखिएगा देवराय प्रथम था, संगम वंश का था। देवराय प्रथम संगम वंश का, देवराय प्रथम देखिए है ना, मुसलमानों को जो सेना में नियुक्त करने वाला था वो देवराय प्रथम था। इसके पहले कोई भी मुसलमान नहीं आ सकता था। और याद रखिएगा देवराय प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, देवराय प्रथम। इसके शासनकाल में एक इतावली यात्री आया था, निकोली कोंटी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। निकोली कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य का यात्रा किया था, वह देवराय प्रथम के शासनकाल में ही किया था। और इसी में उन्होंने बहुत ज़्यादा विजयनगर में मनाए जाने वाले दीपावली का वर्णन किया है। दीपावली का वर्णन किया है निकोली कोंटी ने। विजयनगर साम्राज्य बहुत ही समृद्धशाली था और उन्होंने नवरात्रा का भी उल्लेख किया है। तो ये जो इतावली यात्री है निकोली कोंटी देवराय प्रथम के ही शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय को विजयनगर का महानतम साम्राज्य माना जाता है। देवराय द्वितीय महानतम सम्राट था और इसको प्रौढ़ या महान देवराय की भी संज्ञा दी गई थी। महान देवराय पूछा जाता है, महान देवराय की संज्ञा देवराय द्वितीय को दिया गया। ठीक है। और इसके यात्रा में फिर कृष्णदेव राय के शासन में पुर्तगाली यात्री आया था। इस पुर्तगाली यात्री को भी जानिए। ये प्रथम तो यहाँ इतावली यात्री थे, यहाँ पर देवराय प्रथम में इतावली यात्री था और राजा कृष्णदेव राय के समय में
पुर्तगाली यात्री आया था और उसका नाम था डोमिंगो पायस। क्या नाम था? डोमिंगो पायस। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है डोमिंगो पायस। किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा, कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। तो इस तरीका से आप ये पढ़ चुके हैं। 10 क्वेश्चन मैंने बतलाया और मैं चलिए आइए 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ भाई? तो आपको पता होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो 1526 में हुआ, खानवा का 1527 में हुआ था और ये 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। तो 1565 ईस्वी में जो था तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो आपको पता होगा दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। और आपको मैं बता दूं कि यह युद्ध जो था वह राक्षस तांगरी युद्ध के गांव में हुआ था, राक्षस तांगरी गांव। इसीलिए इस युद्ध को, तालीकोटा युद्ध को राक्षस तांगरी युद्ध भी कहा जाता है। तो ये जो था 1565 में हुआ था। तो इस तरीका से आप समझ गए होंगे कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था आपको पता होगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था और ये मुगल साम्राज्य की नींव जो था वो पानीपत की प्रथम लड़ाई में ही पड़ी थी। फिर खानवा का जो युद्ध हुआ वो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ वो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सरदार के बीच हुआ था। और इसमें जो था मराठा नेतृत्व इब्राहिम गारदी के हाथ में थी। तो अहमद शाह अब्दाली भले मुसलमान था और इब्राहिम गारदी भी मुसलमान था, जिसे यह कहते हुए मिलाया गया कि तुम क्यों मुस्लिम के विरुद्ध मुस्लिम होकर के युद्ध कर रहे हो। उसने कहा था मैं वतन की लड़ाई के लिए अपना सर कटा सकता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये बात सही है, लेकिन उससे पहले मैं भारत का हूँ। ये कहने वाला इब्राहिम गारदी था, जिन्होंने 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तालीकोटा का युद्ध के बारे में मैंने बतलाया कि ये 1565 ईस्वी में दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये विजयनगर साम्राज्य का जो युद्ध हुआ, जिसमें आपको पता होगा कि विजयनगर को बंदी बनाने और सिर काटने के लिए जिम्मेदार था हुसैन निजाम शाह ने। तो हुसैन निजाम शाह जो था वो दक्कन का सल्तनत था। तो इस तरीका से आप बिल्कुल आइए दूसरा क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में। आइए भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में मैं 12वां क्वेश्चन के बारे में बतलाऊंगा, ध्यान दीजिए। आपको पता होगा उपराष्ट्रपति के बारे में कि संसद के दोनों सदनों में चुने हुए सदस्य और मनोनीत सदस्य, देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत, यहाँ मनोनीत भी होते हैं 238 और 2 एंग्लो इंडियन लेता है, तो ये भी याद रखें, निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं ये उपराष्ट्रपति में। और जहाँ तक आपको पता होगा इसके लिए 35 वर्ष जो था राज्यसभा में जाने के लिए 35 वर्ष, और ये राज्यसभा का पदेन जो है ये सभापति होता है। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, ये बात आप जान रहे होंगे। तो इसका जो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इसका चुनाव होता है। और ये जो कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, अब यहाँ पर मैंने जो बतलाया इसमें ध्यान दीजिए। तो इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की उम्र कम से कम 35 वर्ष चाहिए, ये तो सही कथन हो गया। दूसरा, उपराष्ट्रपति का चुनाव, और सुनिए जब ये निर्वाचित होता है
जब उपराष्ट्रपति चयनित हो जाता है, उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो इसकी जो घोषणा है केंद्रीय चुनाव आयोग करती है। केंद्रीय चुनाव आयोग करती है, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो चुनाव कौन किया भाई? केंद्रीय चुनाव आयोग किया। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केंद्रीय चुनाव आयोग करता है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। माने ये जो है ये कथन असत्य है। तो 12 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए अब देखिए 13 नंबर क्या कहता है। कहता है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक ला जा सकता है। अब देखिए यहाँ मैं मिटा दूं ये पूरा। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कहीं पर भी रख सकते हो, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से भी कहीं रखा जा सकता है। केवल लोकसभा में आपको पता होगा कि इसकी चर्चा जो थी 368 आर्टिकल नंबर 368 में किया गया है कि भारतीय संविधान में यदि संशोधन करने संबंधी विधेयक जो है उसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 368 में की गई है। और विधेयक के रूप में आप जानते होंगे कि लोकसभा की चर्चा मैं कह दूं ये 81 में है और राज्यसभा की चर्चा 80 में है। तो ये जो है और संविधान संशोधन के विधेयक के लिए किसी भी यदि मान लीजिए हम राज्यसभा में भी जा सकते हैं और लोकसभा में भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कहता है, यानी इसका सी हो जाएगा। आइए अगला कहता है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र प्रशासन के लिए न्याय प्रशासन देखता है? भाई अब आपको पता होगा न्याय प्रशासन कौन देखेगा? तो न्याय प्रशासन वही देखेगा हाँ निम्नलिखित में कहता है उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्याय प्रशासन? इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, मद्रास। अब मैं बता दूं कि ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, पहले ध्यान देते रहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। गुवाहाटी जो थी वे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसके अधिकार क्षेत्र में कौन थे भाई? असम। देखिए यहाँ असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है। और अब इसकी शाखा भले आइजॉल में हो ये हो, लेकिन ये गुवाहाटी जो है यही जो है ये उच्च न्यायालय है जो ये सब को देखता है। तो यहाँ प्रश्न भी तो वही कर रहा था, जबकि दिल्ली के बारे में पता है, ये इलाहाबाद के बारे में पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में है और सिर्फ वह ये उत्तर प्रदेश को ही देखता है, दिल्ली को ही देखता है, महाराष्ट्र। तो गुवाहाटी जो है ये सब को देखता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसकी जो शाखाएं हैं, गुवाहाटी की जो शाखाएं हैं वो एंजोल में है। मिजोरम की राजधानी क्या है? एंजोल में है, या आइजोल भी कहते हैं, आइजोल में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपिएगा भाई? तो जो भी आपको पता होगा कि निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ही सौंपा जाएगा। इसमें कोई विवाद ही नहीं है, यानी ये सी हो जाएगा। 15 कह रहा था कि कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो या कोई भी प्रकार के विवाद अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी एक प्रकार का विवाद है जो सबसे बड़ा तो क्या होगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगा। और महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य के विधि, सुन लीजिए, राज्य का विधि अधिकारी को महाधिवक्ता कहते हैं। ठीक है, और केंद्र सरकार का जो विधि का जो अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है? तो महान्यायवादी होता है।
तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि आज हम 15 क्वेश्चन किया और अगली क्लास में मैं फिर से करूँगा और आप लोग जो है इसको देखते रहिए। एक से आपने देखा कि 11 क्वेश्चन नंबर तक जो है वो इतिहास से संबंधित था और 12 से लेकर के 15 तक मैंने पॉलिटी से संबंधित, तो ये सारे प्रश्न इसमें आएंगे, आ सकते हैं, इसको ध्यान देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।